Good morning, students. In this video, I'm going to explain chapter 16 Light of Science of class 8th. Let's start the chapter. The first line of the chapter is the world is largely known through the senses. हम दुनिया को आपके जो सेंसेस हैं, जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, उन्हीं की वजह से जान पाते हैं. सेंस ऑर्गन कौन कौन से हो गए? साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल. ये सब आपके क्या है? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम विच सेंस ऑफ साइट इज एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन with the help of which you are able to see the things around you. Now what makes the things visible? ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं? हमने अभी तक कहा कि आँखें हैं, जो आपकी आइज़ हैं, वो हेल्प करती है आपको देखने के लिए. तो क्या सिर्फ आइज़ हैं जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट को या जो कोई सामान है उसको देख सकते हो? लेकिन आप सोचो, अगर सपोज करो आपके रूम में अंधेरा है, तो क्या आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे? जो आपकी चीज़ें हैं आपके आसपास, उनको देख पाओगे? नहीं. तो इसका मतलब है 2 चीज़ें हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए. एक तो लाइट और दूसरा आइज़. Underline this line. It is only when lights from an object enters our eyes that we see the object. जब कोई सोर्स, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसे आपने देखना है, उसके ऊपर लाइट फॉल करती है और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आइज़ में एंटर करती है, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो. तो लाइट का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. या तो आपके रूम में लाइट अवेलेबल होनी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, या उस सोर्स, उस ऑब्जेक्ट जिसे देखना है, वो खुद अपने अंदर से लाइट एमिट करता होना चाहिए, तभी आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हो. कैसे आप देखते हो ऑब्जेक्ट को? जैसे सपोज कर लो यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ये लाइट फॉल हुई, फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट मीन्स उससे टकराकर वापस चली जाए, बैक हो जाए, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आइज़ में एंटर करे, तो आप उस ऑब्जेक्ट को क्या है? देख पाते हो. ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट की हेल्प से और आपकी आई की हेल्प से देख पाते हैं. अब जो ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इनके भी कुछ लॉज हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सी द 16.2. सी द एक्टिविटी 16.1. क्या करना है आपने इस एक्टिविटी में? एक प्लेन पेज लेना है, उसको टेबल पे रखना है. फिर क्या करना है? उस पर एक मिरर रखना है. देखो इस तरह से मिरर रखा हुआ है. साथ में आपने एक कंघी लेनी है. कंघी की जितनी भी ओपनिंग्स हैं उनको ब्लैक पेन पेपर से अच्छी तरह से कवर अप कर देना है, सिर्फ मिडल वाला पोर्शन छोड़ के. जैसे इस एक्टिविटी में दिखाया गया है, सिर्फ मिडल वाला पोर्शन छोड़कर बाकी जो साइड की ओपनिंग्स हैं उनको कवर अप कर देना आपने. फिर टॉर्च की हेल्प से जो ये ओपनिंग्स थी बीच में, सेंटर में, मिडल में, वहाँ से लाइट को आपने पास करवाना है. आप देखोगे क्या होगा कि एक रे है, देखो ये लाइट की जा रही है, ये जाके सीधी स्ट्राइक करेगी आपके मिरर के साथ. मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से एक रे जो है रिफ्लेक्ट बैक होगी, मतलब वापस आएगी, और उस जो मिरर से स्ट्राइक होने के बाद जो रे वापस आ रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. जो लाइट सीधी डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, अगर फॉल होती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. और इंसिडेंट रे उस मिरर से टकराने के बाद, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस आती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. See here the lines. After striking the mirror, the ray of light is reflected in another direction. पहले इस तरह से आ रही थी रे, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जो रे है वो किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है. द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. अंडरलाइन दिस लाइन. वो रे जो किसी भी सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, स्टार्टिंग में पहले इंसिडेंट उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, उसको कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे. द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे. वो रे जो स्ट्राइक होने के बाद वापस आती है, उस सरफेस से टकराने के बाद हमारे पास वापस आती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. These are the definitions of incident and reflected ray. So underline these lines. The ray which strikes any surface is called incident ray, and the ray come back from the surface after reflection is known as the reflected ray. यहाँ पे बॉक्स में लिखा है अ रे ऑफ लाइट इज़ एन आइडियलाइजेशन. मीन्स हम जो अभी रे की बारे में पढ़ रहे थे, ये जो सिंगल रे है, हम इसे सिंगल रे बोलते हैं आइडियलाइजेशन के लिए, ताकि आपको समझना आसान हो. एक्चुअल में ये सिंगल रे नहीं होती, ये कलेक्शन ऑफ रेज होती है, लेकिन समझाने के लिए ईजी हो इसीलिए हम इसे लेकर चलते हैं कि ये एक सिंगल रे है. उसी एक्टिविटी को सिंबल्स की फॉर्म में देखो कैसे रिप्रेजेंट किया हो गया. ये क्या है? मिरर है, ये जो आपका हमने पीछे एक्टिविटी में रखा था. इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन और उसके पीछे इस तरह से लाइंस हों तो वो पॉलिश्ड मिरर होता है एक.
फिर क्या करना है आपने, देखो ये वाली क्या थी रे, इंसिडेंट रे थी। मीन्स ये जो लाइट फॉल कर रही है मिरर के ऊपर, इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे के साथ ही यहाँ पर क्या है, एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करनी है आपने, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके एक पॉइंट पे जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही थी, वहीं से हमने क्या एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। मीन्स ये नॉर्मल कैसे है, ये जो लाइन है वो मिरर के 90 डिग्री पे है। सी दिस डायग्राम, ये देखो ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका क्या है, नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है, दोबारा सुन लो, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है, नॉर्मल है। जो जो एंगल है बिटवीन द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, और ये क्या आपकी इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड इसे डिनोट किससे करते हैं, एंगल आई। Similarly, the angle between the reflected ray and the normal ray is called the angle of reflection. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होते हैं उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हम क्या स्टडी कर रहे हैं अभी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है। देखो पहले तो इस यहाँ पे आ रही थी लाइट, जो हमारी इंसिडेंट लाइट थी, फिर क्या करना है, टॉर्च की पोजीशन को चेंज करना है। तो मे बी हो सकता है कि आपकी इंसिडेंट लाइट यहाँ से यहाँ स्ट्राइक करे, तो उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज हो जाएगी हमारी। तो इसी तरह से बार बार पोजीशंस चेंज करके टॉर्च की आपने अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस को नोट डाउन करना है। सपोज कर लो पहले यहाँ पे थी इंसिडेंट रे आपकी, और आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी ये वाली, यहाँ थी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये। अब आपने पोजीशन टॉर्च की चेंज कर दी, तो आपकी सपोज कर लो यहाँ पे इंसिडेंट रे आ गई, तो हो सकता है आपकी रिफ्लेक्शन रे यहाँ पे हो, तो उनकी वजह से आपके जो एंगल्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। फिर आपने पोजीशन चेंज की, फिर यहाँ पे हो सकती है आपकी इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन रे यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरह से बार बार आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर बार टॉर्च की पोजीशन चेंज करके नोट डाउन करने हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इस तरह से आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नोट डाउन करने हैं। आप देखोगे कि हर टाइम पे जितनी बार आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, लेकिन जो आपके एंगल ऑफ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है आपका। मीन सपोज अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 60 है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 60 आ रहा है। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड टाइम पे पोजीशन चेंज करने के बाद 45 आया है, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 आया है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, कि हमेशा जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ सी द एक्टिविटी 16.2। इसमें हम सेकेंड लॉ है जो रिफ्लेक्शन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपने क्या करना है, होल शीट ऑफ द पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल। आपने ये शीट है इसको पूरे टेबल के ऊपर क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। उसी तरह से जैसे पीछे वाली एक्टिविटी में सेटअप किया था, एक कॉम था और एक मिरर थी, टॉर्च थी, वैसे ही सेट करना है आपने। तो आपको क्या दिखने को मिल रहा है इसमें, जब आपने ये सेटअप सेट किया है कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे और ऑल इन दिस प्लेन। ये जो प्लेन है, एक शीट है एक टेबल के ऊपर रखी हुई है आपने। प्लेन क्या हो गया, मतलब एक टेबल है, टेबल एक प्लेन का काम कर रहा है, उसके ऊपर आपने क्या रख दिया, शीट रख दिया। शीट के बाद आपने ये सारा सेटअप किया है, तो आपको क्या दिख रही है, जब आप टॉर्च फॉल करवा रहे हो लाइट मिरर के ऊपर, तो एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एक यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। ये तीनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। मीन्स जिस प्लेन पे, जिस पे शीट जिस टेबल के ऊपर पड़ी है वो एक प्लेन है, उसी प्लेन पे ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे हमें दिखाई दे रही हैं। इस तरह से हमें दिखाई दे रही हैं। अब नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, आपने कि सेंटर में से कट कर दिया शीट को। शीट को जब कट किया और यहाँ से बेंड किया, तो आप देखोगे आपको रिफ्लेक्टेड रे है जो इस एक्टिविटी में दिखनी बंद हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे हैं, नॉर्मल रे हैं और रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये तीनों हमें एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पे दिखाई देंगी अगर ये तीनों रेज एक ही प्लेन पे है। लेकिन आपने जब कट करके बेंड किया तब आपने उसका प्लेन चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आपको रिफ्लेक्टेड रे क्या दिखाई देनी बंद पड़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें तीनों रेज देखने हैं तो उसका प्लेन एक ही होना चाहिए। द इंसिडेंट, यही हमारा सेकेंड लॉ है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। ये तीनों क्या है, सेम प्लेन पे लाई करेंगी। अगर आप प्लेन चेंज कर देते हो तो आपको जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दिखाई देनी बंद कर जाएगी। सपोज कर लो ये पेपर बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, उसके ऊपर मैंने एक शीट रखी थी इस तरह से। अब क्या हो रहा है कि मैंने जब शीट रख दी, सेटअप सारा कर दिया, यहाँ पे मिरर रख दिया, यहाँ पे टॉर्च रख दी, कॉम्ब रख दी, तो वो इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल कर रही है, वो मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मैंने सेटअप के बीच में क्या किया, यहाँ से पेज कट करके इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया। पहले क्या थी, शीट पूरे टेबल के ऊपर थी, मीन्स वो एक प्लेन था। फिर मैंने सेंटर में आके क्या कर दिया, कट करके यहाँ से इसको डिफॉर्म कर दिया, तो वो प्लेन चेंज हो गया, जिसकी वजह से फिर क्या हो गया, हमें रिफ्लेक्टेड रे क्या दिखाई देनी बंद पड़ गई। अगर हमें तीनों रेज मतलब दिखेंगी सेम, तो अगर सेम प्लेन में होंगी तभी दिखेंगी। अगर आपका प्लेन चेंज हो जाता है तो हमें वो थर्ड रे दिखनी बंद हो जाएगी। क्रिएट कर रही है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पे इंसिडेंस पे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल द थ्री लाइज ऑन द सेम प्लेन। सपोज कर लो यहाँ पे एक टेबल है, तीनों क्या है एक ही प्लेन में लाई करेंगी। दिस इज द सेकेंड लॉ, अंडरलाइन दिस लाइन, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी टॉर्च के साथ करवाई हुई है, आप इसको सन की हेल्प से भी, सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट लेकर भी परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे जो क्लास 7th में पढ़ी थी आपने, प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, वो दोबारा रिवाइज करने को कहा गया है। फर्स्ट देखो, कह रहे हैं कि वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, कि जो प्लेन मिरर है वो इमेज कैसी बनाता है, वो इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज बनाता है। अगर आप जैसे खड़े हो वैसे ही आपको वो उसकी इमेज दिखाई देगा। आप बाहर हो, आप ऑब्जेक्ट हो, मिरर के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, इमेज, और वो आपको क्या है, जैसे आप बाहर खड़े हो, सीधे खड़े हो, तो वो सीधी ही दिखाई देगी। एंड वो सेम साइज़ की होगी, जितनी साइज़ आपकी बाहर है उतना ही साइज़ आपको अंदर दिखाई देगा, ये नहीं कि कोई छोटा बड़ा दिखाई देगा। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस, यस, जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से दूर खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगी। जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट है आपका वो मिरर से दूर खड़ा है, उतने ही दूर डिस्टेंस पर आपकी जो है मिरर की इमेज हो, मिरर में इमेज दिखाई देगी। कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, नो, वी कांट टेक इट ऑन द स्क्रीन बिकॉज इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। ये सब रियल वर्चुअल आप सब 7th क्लास में पढ़ के आए हो। आपने ये लेटरल इन्वर्जन भी 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, अंडरलाइन दिस लाइन। व्हेन लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, जब आपको मिरर में आपका जो लेफ्ट है ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, जैसे आपको मिरर में अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करोगे तो दूसरे पर्सन को वो राइट लगेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। मीन्स आपका लेफ्ट हैंड है जो वो राइट हैंड अपीयर होता है और राइट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड अपीयर बोलते हैं। अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सी द एक्टिविटी 16.4। क्या करना है आपने, इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन एन इररेगुलर सरफेस एज शोन इन फिगर 16.6। यहाँ पे क्या है, पैरेलल रेज आ रही हैं कुछ इंसिडेंट रेज, लेकिन जो आपका सरफेस है वो इररेगुलर है, रेगुलर नहीं है, स्मूथ नहीं है आपका सरफेस। तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस यूज़ करके इनकी रिफ्लेक्टेड रेज बनानी है। आप देखोगे कि जो सारी रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगी, बिकॉज हर एक इंसिडेंट लाइट का अपना प्लेन है, इनका अपना सरफेस है। सरफेस प्लेन ना होने की वजह से, स्मूथ ना होने की वजह से इसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज की जो डायरेक्शन है सभी की डिफरेंट डिफरेंट आएगी। When all the parallel rays reflected from a plane surface are not parallel, the reflection is known as the diffused or irregular reflection। जब उनकी जो रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल ना हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो ऊपर नीचे है और इसीलिए सबकी अपनी अपनी रिफ्लेक्टेड रे अपनी अपनी डायरेक्शंस में जाएंगे, तो इसलिए इनको कौन सी रेज बोलते हैं, डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन।
किन्हें, रिफ्लेक्टेड रेज को बोलते हैं डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भी याद रखना चाहिए आपको कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो लॉज नहीं वहाँ पे फेल होते, लॉज अप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन वो इरेगुलर क्यों होती हैं वो रिफ्लेक्शन, ड्यू टू द इरेगुलरिटीज़ इन द सरफेस में इरेगुलरिटीज़ की वजह से वहाँ पर क्या है, कोई भी आपका सरफेस है, फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड है, तो वहाँ पर भी क्या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आएगी। सेकेंड साइड पे क्या है, देखो जो रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस से होती है वहाँ पे जो आपकी रिफ्लेक्शन है स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन, बिकॉज वहाँ पे वो रेगुलरली एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, सेम आएंगी, तो उनको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और उनसे जो इमेज बनते हैं उनको भी बोलते हैं, इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द रेगुलर रिफ्लेक्शन आर शोन इन दिस फिगर। भी क्या इमेजेस भी क्या रेगुलर है, पैरेलल इमेज रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, इसकी ध्यान से देखो। तो जो स्मूथ सरफेस नहीं है उनकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इरेगुलर हैं, इसलिए उनको इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और डिफ्यूज्ड भी नाम दे देते हैं। जो स्मूथ सरफेस हैं लाइक मिरर हैं, बिकॉज उन सबका प्लेन सेम है, सरफेस सेम है, तो वहाँ पे वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी आपस में पैरेलल आएंगी, तो उनको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लर्न दीज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। डू वी सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट्स, हाँ जी, क्या हम सब चीज़ें इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, यस, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं मीन्स ज़्यादातर मोस्टली हम जो चीज़ें देख पाते हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिर्फ आइज़ का होना ज़रूरी नहीं है, जो ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर लाइट फॉल करती है फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब हमारी आइज़ में एंटर करती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इसका मतलब हम रिफ्लेक्शन प्रोसेस की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, माउंटेन्स, बर्ड्स, हाउसेस, इन सब को हम रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं अगर लाइट प्रेजेंट होती है। कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं, मून फॉर एग्जांपल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, मून क्या करता है, सन से लाइट रिसीव करता है और हमें हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हम मून को देख पाते हैं। इसीलिए हमें मून के फेसेस भी दिखाई देते हैं, बिकॉज समटाइम उसकी रोटेशंस की वजह से जिस पोर्शन पे उसकी लाइट पड़ती है वो लाइट वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करता है और वो हमारी आइज़ में एंटर होती है और हमें सिर्फ वही पोर्शन उसका दिखाई देता है, इसलिए मून के डिफरेंट डिफरेंट फेसेस भी बनते हैं। The objects which shine in the light of other objects are called the illuminated objects. वो ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं किसी और की लाइट की वजह से, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से, उन्हें क्या बोलते हैं, illuminated objects. अंडरलाइन दिस वर्ड, illuminated objects कौन से होते हैं, जो जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है लेकिन वो दूसरों की लाइट की वजह से चमकते हैं, जैसे कि मून। एग्जाम्पल अगर आपके पास आई कौन सी है, मून, और डेफिनेशन क्या है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स की, द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जो दूसरों की लाइट की हेल्प से शाइन करते हैं उनको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं, देयर आर सम अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ऑन लाइट सच एज द सन। ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो अपनी लाइट खुद देते हैं, उनको वो कौन से हैं, सन, फायर, फ्लेम ऑफ ए कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं। इनकी खुद की लाइट होती है, इनको कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, इनकी लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, इस तरह से हमें ये ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। और द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ऑन लाइट, उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अंडरलाइन दिस वर्ड ऑल्सो, जिन सब ऑब्जेक्ट्स की अपनी खुद की लाइट होती है उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और वो कौन कौन से हैं, सन, फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प जो हो गया आपके, ये सब क्या हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज इनकी अपनी खुद की लाइट होती है, इनकी खुद की लाइट है और वो लाइट हमारे ऊपर फॉल कर, आइज़ में हमारे फॉल करती है, जिसकी हेल्प से हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, इल्यूमिनेटेड, ल्यूमिनस। इल्यूमिनेटेड जो किसी और की लाइट की वजह से शाइन करते हैं, ल्यूमिनस जिनकी खुद की लाइट होती है। सो अंडरलाइन दीज टू लाइन्स ऑल्सो. So the remaining chapter I will explain in the next video. Your next topic 6.4, reflected light can be reflected again. I will explain it in the next videos.